नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट इंग्लिश 2026 की तैयारी से जुड़ी क्लास सेकेंड। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट 2026 का एग्जाम फरवरी में है और इस सीरीज में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं से इस टॉपिक की शुरुआत की गई है। पिछली क्लास में हमने अपने 5 महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे। आज की इस क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सेट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस पैसेज को पहले पढ़ना होगा, फिर उसके बाद में इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम अपने पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई होम टाउन इन द मिड 1970s was laid back place resembling a remote rural area. Except in having some amenities, our house was almost at one end of the town. About 15 kilometers away, there was a small village where a fair was held for a week every year during the harvest season. The village deity was worshipped by many from the places in the vicinity. इसकी हिंदी होगी, 1970 के दशक के मध्य में मेरा गृहनगर एक शांत जगह थी जो कुछ सुविधाओं को छोड़कर एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके जैसा दिखता था। हमारा घर लगभग शहर के एक छोर पर था, लगभग 15 किलोमीटर दूर। एक छोटा सा गांव था जहां हर साल फसल के मौसम के दौरान एक सप्ताह के लिए मेला लगता था। आसपास के स्थानों से कई लोग ग्राम देवता की पूजा करते थे। Devotees thronged the fair not only for divine blessing but also for watching street shows and other entertainment events. Only a mud track led to the village, and everyone reached there by walking on or on bullock carts. भक्त न केवल दिव्य आशीर्वाद के लिए नुक्कड़ नाटक और मनोरंजन कार्यक्रमों को देखने के लिए मेले में उमड़ पड़े। गांव के केवल एक कच्चा रास्ता जाता था और हर कोई पैदल या बैलगाड़ी से वहां पहुंचता था। नेक्स्ट लाइन, माय फादर एन एडवोकेट बाय profession was popular among the villagers. His clients from the place used to arrange block cards for us and a few family friends and relatives to attend the fair. पेशे से एक वकील मेरे पिता ग्रामीण के बीच लोकप्रिय थे। उस जगह के उनके ग्राहक हमारे और कुछ पारिवारिक दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मेले में जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करते थे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट लाइन है, द जर्नी वुड स्टार्ट early in the morning. We children will be in a separate cart. I used to eagerly look forward to the occasion every year, as though it was a journey of lifetime and worth enjoying every minute of it. Money saved for this fair would be tucked firmly in my pockets during the journey. Whenever the cart jerked or sped away, I would hold my pockets tightly so that coins would not spill out. यात्रा सुबह जल्दी शुरू हो जाती थी। हम बच्चे एक अलग गाड़ी में होंगे। मैं हर साल इस अवसर का बेसब्री से इंतजार करता था, जैसे कि यह जीवन भर की यात्रा हो और इसके हर मिनट का आनंद लेने लायक हो। इस मेले के लिए बचाए गए पैसे यात्रा के दौरान मेरी जेब में मजबूती से टिके रहते थे। जब भी गाड़ी झटका खाती या तेजी से चलती तो मैं अपनी जेबों को कसकर पकड़ लेता ताकि सिक्के बाहर न गिर सकें। The crowd at the temple in the foothill
used to be highly unorganized, especially the food counter where president was served. Hot and spicy puffed rice and tea made of jaggery were the delectable. पहाड़ी की तलहटी में मंदिर में भीड़ बहुत अव्यवस्थित होती थी, खासकर वह फूड काउंटर जहां प्रसाद परोसा जाता था। गुड़ से बने गर्म और मसालेदार मुरमुरे और चाय स्वादिष्ट थी। Going to the temple used to be the last priority of us children. Fearing elders' wrath, we would hurriedly finish the formality of darshan. मंदिर जाना हम बच्चों की आखिरी प्राथमिकता होती थी। बड़ों के गुस्से के डर से हम दर्शन की औपचारिकता जल्दी से पूरी करते थे। ठीक है, तो हमारा पैसेज अभी कंप्लीट हो गया। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। चलिए हम अपने पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन वर गिवन इनफ पॉकेट मनी ऑन द फेयर डे। एंड सेकेंड है, स्मॉल चिल्ड्रन वुड ट्रेवल विद देयर पेरेंट्स इन ए सेपरेट कार्ड। एंड थर्ड है, वेल टू डू विलेजर्स लाइक टू ऑब्लाइज द राइटर्स फादर। चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग बट थर्ड इज राइट। एंड बी है, फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट बट थर्ड इज रॉन्ग। एंड सी का है, सेकंड एंड थर्ड आर राइट बट फर्स्ट इज रॉन्ग। एंड डी का है, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट बट सेकंड इज रॉन्ग। हमारा जो आंसर होगा वो आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, first and second are wrong but third is right, because our first statement is children were given enough pocket money on the fair day is not mentioned in the passage, and second is also not mentioned in the passage, and our third statement is well-to-do villagers like to oblige the writer's father is right, and so our A option is right. Okay, so let's move for our next question. Which one of the following statement is not true? Okay, so our A option is prasad distributed there was very delicious, and B option is people visited the fair for divine blessings, and C option is most of the people visited the fair only for its market. Option D is prasad distribution was quite chaotic. So our answer is option number C. Most of the people visited in the fair only for its market. ठीक है, इसमें हमें ये चूज करना था कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग फन के लिए गए हुए थे, एंटरटेनमेंट के लिए गए हुए थे, स्ट्रीट शोज और इवेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। हमारा ए ऑप्शन है, पीपल विजिटेड हिज होम टाउन फॉर रिलीजियस रीजंस आल्सो। एंड बी ऑप्शन इज द नरेटर्स होम टाउन वाज इन अ रिमोट एरिया। एंड ऑप्शन सी इज लाइफ वाज कंफर्टेबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एंड ऑप्शन डी इज it was known for an annual fair. So our answer is option number B. The narrator's hometown was in a remote area is true statement. Okay. In the first line of this passage have mentioned that my hometown in mid 1970 was a laid back place resembling a remote rural area except having some amenities. So our next question is, the devotees thronged the fair. Choose the option which is nearest a meaning to the underlined word. A option is appreciated, B option is attacked,
C option is visited and D option is crowded. Our answer is option D. ठीक है, crowded. Crowded is nearest in meaning to the underlined word thronged. ठीक है, crowded means भीड़ लगाना या thronged means भी भीड़ लगाना होता है. ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Our next question is, I used to eagerly look forward dash dash dash. Our option A is indifferently, and option B is heartily, and option C is uneasily, and option D is easily. So our answer is option A, indifferently. ठीक है, because the word opposite in meaning to the underlined one is differently. Eagerly means बेसब्री से and indifferently means उदासीनता से. And now our next question is, study the following statements. First statement is, the writer would be very careful while traveling in the cart. And second is, in spite of the jerks and jolts, the journey was enjoyable. Our A option is both first and second are wrong, and B option is first is right and second is wrong, and C option is second is right and first is wrong, and D option is both first and second are right. Our answer is D. Both statement first and second are right. ठीक है, the writer would be very careful while traveling in the cart, and second, in spite of the jerks and jolts, the journey was enjoyable. Both are right. Okay, so let's move for our next question. Only a mud track led to the village. The underlined word is a and an. Option A is adverb, option B is noun, and option C is pronoun, and option D is adjective. So our answer is option D, adjective. Okay. Only a mud track led to the village. The underlined word is an adjective. Mud describes a characteristics of the track. It functions as an adjective. Let's move for our next passage. Read the passage given below and answer the questions that follow. चलिए हम अपने पैसेज को स्टार्ट करते हैं. He must have seen us coming from some distance by the time he loomed up in front of my headlights. The arms in the snow-caked overcoat were flapping desperately like windmills. उसने हमें कुछ दूरी से आते हुए देखा जब तक वह मेरी हेडलाइट्स के सामने आया. बर्फ से ढके ओवरकोट में उसकी बाहें पंचक्की की तरह बेतहासा फड़फड़ा रही थी. Pat gave a little gasp and I braked at once, threw gently, or I might have followed his car into the ditch. But immediately I had second thoughts. There had been one or two nasty cases for hold up in the papers recently. I was not going to take any chance with Pat. My sister there. I changed down the gear and made to drive round him. पैट ने थोड़ी सी आह भरी और मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए. हालांकि धीरे सी, नहीं तो मैं भी उसकी कार का पीछा करते हुए खाई में जा सकता था. लेकिन तुरंत मेरे मन में दूसरा विचार आया. हाल ही में अखबारों में एक या दो अप्रिय मामले सामने आए थे. मैं वहां अपनी बहन पैट के साथ कोई मौका नहीं लेने वाला था. मैंने गियर बदला और उसके चारों ओर गाड़ी निकालने लगा. Pat was horrified. Are not you stopping, Bill? I shook my head. Too risky. It was then that I saw the car. It had
skided right across the road and was hanging nose down in the deep ditch. I braked again and brought the mini Morris gradually to a stop. पैट भयभीत हो गई। क्या तुम नहीं रुक सकते बिल? मैंने सिर हिलाया। बहुत जोखिम भरा। तभी मैं कार देखी और वह सड़क की पार फिसल गई थी और गहरी खाई में नाक के बल लटकी हुई थी। मैंने फिर से ब्रेक लिया और मिनी मॉरिस को धीरे धीरे रोक दिया। I slid back my window as he looked in and then I saw that he was bleeding from a cut in his neck. जब उसने अंदर देखा तो मैंने अपनी खिड़की खिसका दी और फिर मैंने देखा कि उसके गाल पर कटने से खून बह रहा था। Anybody else in the car? कार में कोई और है? No, on my own. If you could give me a lift. नहीं, मैं अकेला हूँ, अगर आप मुझे लिफ्ट दे सकें। Door. I nodded and he got into the back and slammed the sorry about this fog. दरवाज़ा। नहीं, मैंने सिर हिलाया और वह पीछे बैठ गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। इसके लिए क्षमा करें दोस्तों। I was beginning to think I was stuck there for the night. Not that you would call it a bust road, is it? मैं सोचने लगा था कि मैं रात भर के लिए वहीं फंस गया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक व्यस्त सड़क कहेंगे, है ना? Not at 12 o'clock at night, Pat said, turning round to smile at him. रात के 12 नहीं बजे, पैट ने उसकी तरफ मुस्कुराकर मुड़कर कहा। We have been to a dance in Bollingford. Bill did not want to go, but I was keen. He is not a bad brother, really. हम बोलिंगफोर्ड में एक डांस पार्टी में गए थे। बिल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं उत्सुक थी। वह वास्तव में एक बुरा भाई नहीं है। ठीक है, तो नाउ आवर पैसेज इज कंप्लीट। सो लेट्स मूव फॉर आवर क्वेश्चंस। Our question is, Pat gave a little gasp and I braked at once. The underlined is a and an. Option A is interjection and option B is pronoun. Option C is preposition and option D is conjunction. Our answer is option D, conjunction. In English grammar, a conjunction is a work that connects words, phrases, or clauses together. And our next question is, which of the following statement is not correct? After slowing down the car, Bill hesitated as. Option A is, in the cold, the car may not start again. And option B is, it was a dark spot, so it might be a case of robbery. And option C is, only Pat, a woman was sitting beside him. And option D is both B and she. Our answer is option D. After slowing down the car, Bill hesitated as, in the cold, the car may not start again is not correct statement. Bill thinked that it was a dark spot, so it might be a case of robbery. And Pat, his sister, only a woman was sitting beside him. And our next question is, study the following statements. We have three statements. Our first statement is, Pat is bold and compassionate. And next statement is, Bill is protective of Pat and not timid. And third is, a badly hit car was parked by the sidewalk. Let's move for our options. Option A is, second and third are right, but first is wrong. And option B is, first is right, but second and third are wrong. And option C is, second is right, but first and third are wrong. And option D is,
First and second are right, but third is wrong. And our answer is option D. First and second are right, but third is wrong. Because according to the passage, yes, Pat is bold and compassionate. Also, Bill is protective of Pat and not timid. They saw the car, which is guided right across the road and was hanging nose down in the deep ditch. Our next question is he loomed up in front of the underlined phrase means the same as. Option A is looked up, option B is fell down, option C is appeared, and option D is dropped up. Our answer is option C. The underlined phrase means the same as appeared. In general, loomed up suggests something or someone appearing in a way that's imposing, threatening, or unsettling. And our next question is Bill was traveling with option A is a stranger, option B is his brother, option C is his sister, and option D is a friend. Our answer is option C, his sister. Bill was traveling with his sister on a road trip across the country. They had been driving for hours and the cold weather was starting to get to them. After slowing down the car, Bill hesitated, worried that car may not start again in the freezing temperature. And our next question is which of the following statement is or are correct? Option A is it was the dead of night, so Bill was feeling drowsy while driving. And option B is there was snowfall and a ditch along the road, so Bill was driving very carefully. And option C is because of snow, he was driving very slowly. And option D is it was night time, so there was no traffic on the road, so Bill was driving in a carefree manner. Our answer is option B. There was snowfall and a ditch along the road, so Bill was driving very carefully. Our next question is which of the following statements is are right? We have two statements. Statement number 1, the stranger did not seem to be badly hurt, and statement number 2, Minnie Morris went past the stranger and then stopped. Op- Option A is both first and second are right, and option B is is right and second is wrong, and option C is second is right and first is wrong, and option D is neither first or nor second is right. Our answer is option A. Both first and second are right. Because the stranger did not seem to be badly hurt, it had skidded right across the road and was hanging nose down in the deep ditch. He braked again and brought the Mini Morris gradually to a stop. And our next question is it was then that I saw the car identify the underlined clause. Option A is adverb, option B is principal, option C is noun, and option D is adjective. Our answer is option C, noun. Because a noun is a word that refers to a person, place, thing, or idea. It is a fundamental part of language and is used to identify and describe objects, concepts, and individuals in a world around us. And now our next question is the stove brought the mini Morris gradually to A. The underline is opposite in meaning to. Option A is mainly, option B is generally, and option C is usually, and option D is suddenly. Our answer is option D.
suddenly. The underlined is opposite in meaning to suddenly, quickly, rapidly, instant. These words convey a scene of something happening or changing rapidly rather than slowly and steadily over time, which is what gradually implies. Our next passage is read the extract given below and answer the questions that follow. What दोस्त do here? The bishop he said. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिशप ने कहा. I pray now tell to me I am a bold harper quoth Robin Hood and the best in the north country. इसकी मीनिंग होगी मैं तुमसे अब पूछता हूँ मुझे बताओ मैं एक साहसी हार्पर हूँ रॉबिन हुड ने कहा और उत्तर देश में सबसे अच्छा हूँ ओह वेलकम द बिशप ही सैड ओह स्वागत है बिशप ने कहा दैट म्यूजिक बेस्ट प्लीजथ मी यू शैल हैव नो म्यूजिक क्वेथ रॉबिन हुड टिल द ब्राइड एंड द ब्राइडरूम आई सी तुम्हें कोई संगीत नहीं मिलेगा रॉबिन हुड ने कहा जब तक मैं दुल्हन और दूल्हे को नहीं देखता With that came in a wealthy knight, which was both grave and old, and after him a Finkinlosh did shine like glistening gold. उसके साथ एक धनी नाइट अंदर आया जो गंभीर और बूढ़ा दोनों था और उसके बाद एक सजी धजी लड़की चमकते सोने की तरह चमक रही थी This is no fit match, quoth bold Robin Hood, that you do shame to make here. For since we are come into the church, the bride she shall choose her own dear. यह कोई उपयुक्त मेल नहीं है सासी रॉबिन हुड ने कहा जो तुम यहाँ बनाते दिखते हो क्योंकि जब हम चर्च में आए हैं दुल्हन अपना प्रिय स्वयं चुनेगी तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस को देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है I prithee now the expression means option A is I order you, option B is I prevent you, option C is I warn you, and option D is I request you. Here our answer is option D. I prithee now. The expression means I request you. ठीक है सो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोबिन हुड मेट द बिशप Option A is in the market, option B is in the churchyard, and option C is in the church, and option D is at his residence. Our answer is option C. Robin Hood met the bishop in the church. The meeting in the church typically leads to a confrontation or a clever exchange between Robin Hood and the bishop, showcasing Robin's wit, cunning, and commitment to his cause. And our next question is which literary device has been used in the expression did shine like glistening gold? Option A is hyperbole, option B is simile, option C is metaphor, and option D is personification. Our answer is option B, simile. Simile has been used. The expression did shine like glistening gold. In simile, so as like word are used in simile. It explicitly makes a comparison between similarities, two unlike things highlighting there. And our next question is study the following statements. We have two statements. Our first statement is the bishop asked Robin Hood the purpose of his visit. And statement B is Robin Hood prevented to be a musician. Our option A is both first and second are wrong.
Option B is first is right and second is wrong. And option C is second is right and first is wrong. And option D is both first and second are right. Our answer is option D. The present statements the bishop asked Robin Hood the purpose of his visit, and Robin Hood presented to be a musician. Both A and B are right. And now our next question is, which one of the following statements is incorrect? Option A is she was not eagerly waiting for the ceremony, and option B is the bridegroom was rich and handsome, and option C is he was old and dull looking, and option D is the bride was young and beautiful. Our answer is option B. The bridegroom was rich and handsome. This statement is incorrect. Now, our next question is, what was going to take place in the church? Option A is a funeral service, option B is a wedding, option C is a Sunday sermon, and option D is a baptism. Our answer is option A. A wedding was going to take place in the church. The encounter between Robin Hood and the bishop could become even more intriguing. Our this passage is complete and our next passage is start. But the lion went into the forest and found his own supper, and no one ever knew what it was, for he did not mention it. And the scarecrow found a tree full of nuts and filled Dorothy's basket with them, so that she would not be hungry for a long time. लेकिन शेर जंगल में चला गया और अपना रात का भोजन खुद ढूंढा, और किसी को पता भी नहीं चला कि वह क्या था, क्योंकि उसने इसका उल्लेख नहीं किया। और बिजूका को एक पेड़ नट से भरा हुआ मिला, और उसने डोरोथी की टोकरी उनसे भर दी ताकि उसे लंबी समय तक भूख न लग सके। She thought this was very kind, and in which the poor creature picked up the nuts. His padded hands were so clumsy and the nuts so small that he dropped almost as many as he put in the basket. But the scarecrow did not mind how long it took him to fill in the basket, for enable him to keep away from the fire. As he feared as a spark might get into his straw and burn him up, so he kept a good distance away from the flames and only come near to cover Dorothy with dry leaves. When she lay down to sleep, these kept her snug and warm, and she slept soundly by until morning. उसने सोचा कि यह बिजूका की ओर से बहुत दयालु और विचारशील काम था, लेकिन वह उस अजीब तरीके पर खूब हंसी जिससे उस बेचारे जीव ने नट्स उठाया। उसके गद्दार हाथ इतने भद्दे और नट्स इतने छोटे थे कि उसने जितने टोकरी में डाले लगभग उतने ही गिरा दिए। लेकिन बिजूका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उससे टोकरी भरने में कितना समय लगा, क्योंकि इससे उसे आग से दूर रहने में मदद मिली, क्योंकि उसे डर था कि एक चिंगारी उसकी पुआल में लग सकती है और उसे जला सकती है। इसलिए वह लपटों से अच्छी दूरी पर रहा, और जब डोरोथी सोने के लिए लेट गई तो उसे सूखी पत्तियों से ढकने के लिए ही पास आया। इन पत्तियों ने उसे आरामदायक और गर्म रखा, और वह सुबह तक चैन से सोती रही। When it was daylight, the girl bathed her face in the
rivaling book and soon after they all started towards the Emerald City. जब दिन हुआ तो लड़की ने एक छोटी सी कलकल करती नाली में अपना चेहरा धोया और उसके तुरंत बाद वे सभी एमराल्ड सिटी की ओर चल पड़े. This was to be a wonderful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a ditch that lay across the road and divided the forest as far as they could see on either side. So our passage is complete and our questions is start. So let's move for our question. Our question is study the following statements. Now we have two statements A and B. Our first statement is the scarecrow gathered nuts as the tree was full of them. इसकी हिंदी होगी बिजूका ने नट्स इकट्ठा किए क्योंकि पेड़ उनसे भरा हुआ था. और दूसरा है he feared for his life so he got busy in gathering nuts. वह अपनी जिंदगी से डर रहे थे इसीलिए वह नट्स इकट्ठा करने में बिजी थी. तो चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं. आवर ए ऑप्शन इज ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग and B is right and A is wrong and option C is both A and B are right and option D is both A and B are wrong. Our answer is option C. Both A and B are right. ठीक है बिकॉज स्टेटमेंट के अनुसार ऑप्शन सी सही रहेगा. तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Here are three statements in this question. Our A statement is Dorothy was obliged to the scarecrow and option B and B statement is the scarecrow vanquished his hunger with nuts and he gathered so many nuts that no one would remain hungry. चलिए हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज A and B are wrong but C is right and option B is B and C are wrong but A is right and C and A are wrong but B is right and option D is A and B are right but C is wrong. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. ठीक है क्योंकि इस पैसेज के भाव के अनुसार स्टेटमेंट बी तथा स्टेटमेंट सी गलत है तथा स्टेटमेंट ए सही है. अतः विकल्प हमारा जो होगा वो बी होगा. लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नो वन एवर न्यू व्हाट इट वाज. Option A is principal, option B is noun, option C is adjective and option D is adverb. Our answer is option B, noun. ठीक है क्योंकि उपरोक्त वाक्य का रेखांकित भाग what it was एक noun clause है. अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं. noun clause जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में noun का कार्य करते हैं उन्हें noun क्लास कहा जाता है. And now our next question is dash dash. She would not be hungry. The underlined word is a and option A is preposition, option B is adverb, option C is conjunction and option D is interjection. Our answer is option B.
उपरोक्त वाक्य का रेखांकित भाग नॉट एक एडवर्ब अन्य विकल्प उपयुक्त है। एडवर्ब वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण वाक्यांश के अर्थ को संशोधित करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन का कार्य करता है, उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? Option A is Scarecrow was afraid that the lion might kill him. And option B is Lion could not eat the nuts gathered by the Scarecrow. And option C is he decided to hunt, hunt his prey. And option D is Dorothy felt amused at the way Scarecrow gathered the nuts. Our answer is option A. उपयुक्त पैसेज के भाव के अनुसार और स्टेटमेंट ए स्केयरक्रो वाज अफेयर्ड दैट द लायन माइट किल हिम गलत है, अन्य विकल्प सही है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे केप्ट हर स्नग द अंडरलाइंड वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज Option A is Daisy, option B is Maisie, and option C is Cozy, and option D is Shrouded. Our answer is option C. ठीक है, कोजी मीन्स होता है क्या? आरामदायक होना। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्य के रेखांकित शब्द स्नग, स्नग मीन्स भी आरामदायक देने वाला होता है, और इसका साइनोनिम जो कोजी होता है ये भी आरामदायक होता है। ठीक है, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कोजी। सो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए इज scarecrow is not caring. Option B is he knows that the nuts are good for Dorothy. And option C is he shelled the nuts for Dorothy. And option D is nuts mostly grow on buses. Our answer is option B. उपरोक्त पैसेज के भाव के अनुसार स्टेटमेंट बी ही नोज दैट द नट्स आर गुड फॉर डोरोथी ट्रू स्टेटमेंट है, अन्य स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? आवर A option is the scarecrow was kind hearted as he filled the basket with nuts. And option B is he helped Dorothy to keep warm at night. And option C is he kept the lion away from Dorothy. And option D is both A and B. Our answer is option D. उपरोक्त पैसेज के अनुसार स्टेटमेंट ए तथा स्टेटमेंट बी सही है तथा स्टेटमेंट सी गलत है, अथवा अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट पैसेज। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चलिए हम अपने पैसेज को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। Usually the first question I asked a nearby birder is what do you think is the most important physical requisite to be a birder? Your eyes, your ears, your nose, or any other? Most often the answer is eyes, but several do home into what is the most important faculty. At least, according to me, your ears. Spotting birds in foliage is hard enough, but if you hear him, you know they are here. आमतौर पर एक नए वर्ड वॉचर से पहला प्रश्न पूछता है, आपके विचार में वर्ड वॉचर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक आवश्यकता क्या है? आपकी आँखें, आपकी कान, आपकी नाक या कोई और? अक्सर उत्तर आँखें होती है,
लेकिन कई लोग उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जो कम से कम मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संकाय है, आपके कान। घने पत्तों में पक्षियों को ढूंढना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन अगर हम उन्हें सुनते हैं तो आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, ठीक है? तो अगली लाइन देखते हैं हम। But early the other morning, I realized it went much beyond that. The first word call I heard as I left the house for my walk was the madcap ringing laugh of black robed flameback, a liar known as the golden backed woodpecker. It was a wild, exultant laugh that set the tone and mood for the entire day. And then I realized that every word call evokes a different reaction, memory, or emotions in the listener. लेकिन एक सुबह तड़के मुझे एहसास हुआ कि यह उससे कहीं आगे तक जाता है। घर से अपने शहर के लिए निकलते ही मैंने जो पहले पक्षी की पुकार सुनी, वह ब्लैक रमट फ्लैम्बैक, जिसे पहले गोल्डन बैक्स बुल वुडपेकर के नाम से जाना जाता था, की पागलपन भरी गूंजती हंसी थी। यह एक जंगली उल्लासपूर्ण हंसी थी, जिससे पूरे दिन का मिजाज और माहौल तय कर दिया। और फिर मुझे महसूस हुआ कि यह हर पक्षी की पुकार सुनने वाले में एक अलग प्रतिक्रिया, स्मृति या भावना जगाती है। एंड नाउ इंडियन menace, for example, invariably remind me of people in Delhi always ready to argue and pick a fight. Belligerent and in your face, yet they laugh. They taught me not to make sweeping generalization because when a pair perch on the window, still in they have meaningful, civilized conversation with each other. There a inquiry hum or and affection in their voices. उदाहरण के लिए इंडियन मैना मुझे हमेशा दिल्ली के लोगों की याद दिलाती थी, जो हमेशा बहस करने और झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे। झगड़ालू और आग के मुंह पर बोलने वाले, फिर भी उन्होंने मुझे सिखाया कि सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक जोड़ा खिड़की की पटरी पर बैठता है तो वे एक दूसरे के साथ सार्थक सभ्य बातचीत करते हैं। उनकी आवाज में जिज्ञासा, हास्य और स्नेह होता है। Our passage is complete and let's move for our questions. Our question is, why should a warder have sharp ears? Option A is, one can easily distinguish their matching calls, and option B is, the birds greet each other with their morning calls, and option C is, one can easily locate them from their chirping, and option D is, their shrill shrieking can tell one that they are in danger. Our answer is option A. उपरोक्त पैसेज के अनुसार ए बर्डर हैव शार्प ears because they can easily locate them from their chirping. अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प ए अपना एग्जैक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the following statements. We have two statements. Our first statement is, different chirpings for of birds evoke different emotions in a birder, and statement B is, sometimes birds make their nests hidden from the public view. Our option A is right and B is wrong. And option B is right and A is wrong. And option C is, both A and B are right
and option D is both A and B are wrong. अतः जो हमारा आंसर होगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर राइट. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स. आवर ए स्टेटमेंट इज the writer approves of the conduct of Delhi people, and option B is Indian menace are generally known for their noisy quarrels. In statement C is a minor couple can also be found enjoying themselves. Our A option is A and B are right, but C is wrong. And B option is B and C are right, but A is wrong. And option C is A and C are right, but B is wrong. And option D is A and B are wrong, but C is right. Here our answer is option number V. ठीक है. Indian menace are generally known for their noisy quarrels. अतः इस पैसेज के इस अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट बी है तथा स्टेटमेंट सी है वो सही है और जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है. तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अ बर्डर. आवर ए ऑप्शन इज वन हु catch the birds, and option B is one who watch the birds, and option C is one who rears the birds, and option D is one who hunts the birds. Our answer is option number B, one who watch the birds. ठीक है. अतः और सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डिफरेंट है पैसेज की. ठीक है. तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा. Let's move for our next question. It was a wild, exultant laugh dash. The underlined word is a and an. Our A option is noun, B option is verb, and C option is adverb, and D option is adjective. Our answer is option number D. ठीक है. उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित भाग exultant का मीनिंग जो होगा वो होगा प्रसन्न. अतः ये एडजेक्टिव है. अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है. सो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव. लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द अंडरलाइंड वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज डैश belligerent in your face. Option A is hostile, and option B is noisy, option C is musical, and option D is different. Our answer is option A, hostile. इसका मीन्स क्या होगा. इसका मतलब होगा प्रतिरोधी या विरोधी. ठीक है. और जो विलिफ्रेंट लिखा हुआ है इसका साइनोनिम्स होता है हॉस्टिल. तो और सारे जो इसमें दिए हुए हैं म्यूजिकल, नॉइजी, डिफरेंट, ये डिफरेंट हैं. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The first word call I heard as I left the house dash. The underlined is a and clause. Option A is principal, option B is noun, and option C is adjective, and option D is adverb. Our answer is option D. ठीक है. इसमें जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. उपयुक्त वाक्य का रेखांकित भाग एज आई लेफ्ट द हाउस, एंड ये एक एडवर्ब क्लॉज है. अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं. एडवर्ब क्लॉज जो क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का काम करते हैं उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है. एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण. ठीक है. सो हमारा जो नेक्स्ट पैसेज है वो अब स्टार्ट हो गया है. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पैसेज की ओर देखते हैं कि क्या है. आवर नेक्स्ट पैसेज इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है. ये हमारा टाइटल है. अब हम अपना पैसेज देखते हैं. All the world is a stage,
and all the men and women merely players. सारी दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल अभिनेता हैं। ठीक है? तो हम अपने जो अदर लाइन है उसे देखते हैं। दे हैव देयर exist and their entrances and one man in his time plays many parts. ठीक है? उनके निकास और प्रवेश द्वार हैं और एक आदमी अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। और जो हमारी अदर लाइन है हम उसे देखते हैं। His acts being 7x that at first the infant, kneeling and poking in the nurse arms, and the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school, and then the lover, mad to his mistress' eyebrow, then a soldier, full of strange oaths and bearded like a beard, jealous in honor, sudden and quiet in quarrel, seeking the verbal reputation, even in the canon's mouth. इसकी हम हिंदी देखते हैं। नर्स की बाहों में म्याऊं म्याऊं करता और उल्टी करता हुआ फिर रोता हुआ स्कूली छात्र अपने बस्ते के साथ और चमकते सुबह के चेहरे के साथ घोंघे की तरह रेंगता हुआ स्कूल जाने को अनिच्छुक। और फिर प्रेमी अपनी मालकिन की भौंक के लिए बना फिर एक सैनिक अजीब शब्दों से भरा हुआ और दाढ़ी वाला सम्मान में ईर्ष्यालु झगड़े में अचानक और तेज बुलबुले जैसी प्रतिष्ठा की तलाश में तोप के मुंह में भी। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। Our question is, a soldier is jealous about his honor as option A is he is jealous for of his enemy and option B is he is very sensitive about his honor and option C is he is ferocious like a leopard and option D is he wants to win at any cost. Our answer is option number D. ठीक है, he wants to win any cost. क्योंकि इसके निष्कर्ष के अनुसार a soldier is jealous about his honor as he is very sensitive about his honor. अन्य विकल्प विनर से देते हैं अतः हमारा जो विकल्प बी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश देयर एग्जिस्ट द एंट्रेंस डैश द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड here is option A is simile, option B is metaphor and option C is personification and option D is hyperbole. Our answer is option number B. ठीक है, क्योंकि इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें डैश करके जो दिया है देयर एग्जिट एंड सरकमब्रेंसेस डैश में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जो अदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्कूल बॉय। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन ए इज है is reluctant to go to school and option B is looks beautiful in the morning and option C is like his teachers and option D is both first and second. जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इसके भाव के अनुसार ए स्कूल बॉय इज रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल एंड लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। अतः जो हमारा ऑप्शन ए और बी है वो सही होगा और जो डी दिया हुआ है ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ऑल मेन एंड वुमेन डू? Option A is perform various roles in life. Option B is indulged in indoor games like chess, cards, etc. And option C is
play outdoor games like football, cricket, etc. And option D is fight wars. Our answer is option number A, perform various role in life. ठीक है, यही हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अदर जो दिए हुए हैं वो इससे बहुत सारे डिफरेंट हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द लवर साइन कंपेयर टू ए फर्नेंस? Option A is he gets angry very soon. Option B is he feels emotionally charged. And option C is he offers warmth to his beloved. And option D is he is writing a ballad. Our answer is option number B. ठीक है, he feels emotionally charged. और जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन। ऑप्शन ए इज सिम्बली, ऑप्शन बी इज मेटाफर, एंड ऑप्शन सी इज पर्सनिफिकेशन, एंड ऑप्शन डी इज हाइपरबोल। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उपरोक्त निष्कर्ष स्ट्रेप्ट की फर्स्ट लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः जो हमारा विकल्प ए है, सॉरी बी है, वही एग्जैक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements is not correct with respect to the given sentence? Sentence, rhymes, song and chants are ways for children to. Our A option is extend vocabulary and option B is memorized words and sentence structure and option C is practice pronunciation and option D is enhance expression and the rhythm of sentences. Now our exact answer is option number D, enhance expression and the rhythm of sentences। ठीक है, क्योंकि इसका जो निष्कर्ष निकलता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, राइम्स, सॉन्ग एंड चैंट्स आर वे फॉर चिल्ड्रन टू इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द रिदम्स फॉर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सेंटेंस। अतः जो हमारा विकल्प डी होगा वही एग्जैक्ट आंसर होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।